जिस तरह के हालात हैं उनमें कांग्रेस की जो आंतरिक गुटबाजी है वो जग जाहिर है, लेकिन बीजेपी में भी आंतरिक गुटबाजी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो आपको क्या लगता है कि 2023 के चुनाव में किसका पलड़ा जो है वो बाहरी रहने वाला है? अगर कांग्रेस दो गुटों में विभाजित है, अशोक गहलोत और सचिन पायलट, तो भारतीय जनता पार्टी 5 से ज्यादा गुटों में विभाजित है और हर व्यक्ति की लड़ाई एक ही है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री या मैं बनूंगा मुख्यमंत्री। देखिए, जिस तरह से कांग्रेस में आंतरिक गुटबाजी है, बीजेपी में आंतरिक गुटबाजी है, तो क्या लगता है कि 2023 के चुनावों में इन दोनों पार्टियों को इसका नुकसान हो सकता है और एक तीसरी पार्टी यहाँ पर अपनी सरकार बना सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को आशा ये है कि जो एक सिस्टम वहां पर है कि एक बार तू एक बार मैं, तो इस बार हमारा दावा बनता है। कई बार ऐसा होता आया है कि अगर हम गवर्नमेंट आती है और इस तरह की सिचुएशन बनती है तो जो तीसरा दल है उसका रोल बहुत अहम हो जाता है। गिरीश जी, आपने गुजरात चुनाव का जिक्र किया, हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव है और दोनों ही पार्टियां पुरजोर कोशिश कर रही हैं कि वो वहां पर सरकार बना ले। तो आपको क्या लगता है कि आगामी राजस्थान के जो विधानसभा चुनाव है इनका इस पर कितना असर पड़ेगा? हिमाचल 100% असर पड़ेगा। जी, आपने तीसरे दल की बात की, आम आदमी पार्टी की भी बात की, लेकिन जिस तरह के वर्तमान हालात हैं उसमें आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा सक्रिय नजर आती नहीं है। तो क्या ये गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव के बाद राजस्थान में सक्रिय होगी? केजरीवाल को नहीं लगता है कि राजस्थान में उनका कुछ हो सकता है? आम आदमी पार्टी से 10 साल पुरानी पार्टी, तो आप ये कल्पना तो नहीं कर सकते कि आम आदमी पार्टी का हर स्टेट के अंदर संगठन उस स्तर पर होगा जिस स्तर पर कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी का। कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का दूसरा विकल्प है और ये दिल्ली में देखने को मिला, इसके बाद पंजाब में देखने को मिला। और जिस तरह से कांग्रेस में वर्तमान स्थिति में कांग्रेस के जो मंत्री हैं वही अभी सरकार पर, अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, तो क्या लगता है कि राजस्थान में आम आदमी पार्टी कांग्रेस का दूसरा विकल्प बन सकती है? एक रोटी के लिए बंदर की तरह दांत काटी लड़ रहे हैं, तो जनता में एक नेगेटिव भाव जाता है। पहली बात, आपने काम नहीं किया, राजस्थान के हालात खराब हैं, भारतीय जनता पार्टी इतने साल शासन में रही, उसके बाद भी कोई स्थितियां सुधरी नहीं है। तो अगर उनको लग जाता है कि दोनों दलों को लाने से कुछ नहीं होगा, तो फिर यकीन मान के चलेगा कि सिचुएशन बदलेगी। राजस्थान में अभी सरदार शहर में उपचुनाव होने वाले हैं और उनका कितना असर राजस्थान के चुनाव में देखने को मिलेगा? जैसे ही ये कांग्रेस यहाँ पर जीतेगी तो भारतीय जनता पार्टी पर अटैक करना शुरू करेगी कि हमको मैंडेट दे दिया है जनता ने कि हमें अगला चुनाव जीतना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान तक और मैं हूं आंचल। राजस्थान की राजनीति में कई मोड़ हैं, कई दिशाएं हैं, कुछ तार अटके हैं, कुछ तार भटके हैं और इन्हीं तमाम सवालों के जानकारी के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बेहद ही खास मेहमान योगेंद्र गुप्ता। योगेंद्र गुप्ता राजस्थान तक पर पहले भी मुखातिब होते आए हैं और राजस्थान की राजनीति में बेहद कड़ी पकड़ रखते हैं। योगेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान की राजनीति में मौजूदा हालात की और जिस तरह के हालात हैं उनमें कांग्रेस की जो आंतरिक गुटबाजी है वो जग जाहिर है, लेकिन बीजेपी में भी आंतरिक गुटबाजी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो आपको क्या लगता है कि 2023 के चुनाव में किसका पलड़ा जो है वो बाहरी रहने वाला है? देखो आंचल, जब 2023 की हम बात करते हैं चुनाव की, जी, जो भी एक वर्ष दूर है, उसका आकलन करने के लिए काफी हमें समग्र रूप से देखना होगा कि राजस्थान की राजनीति है क्या, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टेटस है और आने वाले दल में जो अन्य दल है उनका क्या स्टेटस है। उसको आप 4 दिशाओं में बांट सकते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि राजस्थान की जो परंपरागत राजनीति है उसमें 2 ही दल हैं, एक भारतीय जनता पार्टी और एक कांग्रेस। और राजस्थान की राजनीति का एक परंपरागत ट्रेंड रहा है कि एक बार कांग्रेस, एक बार भारतीय जनता पार्टी जी। अब उसमें एक जो एक एंगल है वो दल जो ऑलरेडी विधानसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन प्रतिनिधित्व कम है। जैसे रोलपा, जिनकी 3 सीटें हैं, बसपा जो 6 सीट जीत कर आए थे, लेकिन सारा का सारा कांग्रेस में विलय हो गया। ये तीसरा पक्ष है। चौथा पक्ष राजस्थान की राजनीति के वो दल हैं जो आने वाले कल में अपनी भूमिका निभा सकते हैं जी। उसके अंदर आप आम आदमी पार्टी को ले सकते हैं, अगर समाजवादी पार्टी वहां से लड़ना चाहे उसे ले सकते हैं, और अन्य दल भी ले सकते हैं, या कोई और अन्य दल वहां बन जाता है तो वो है। जब इन चारों को आप देखेंगे तो उसके बाद आप आकलन कर पाएंगे कि राजस्थान की राजनीति में 2023 में क्या हो सकता है जी। अब देखिए, अगर परंपरा की बात करेंगे तो राजस्थान में चूंकि इस बार कांग्रेस की सरकार है, तो उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए ऐसा लगता है कि अगर परंपरा वही चलती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन हालात क्या है राजनीतिक रूप से, और जो खदबदाहट पार्टियों में है
उसके दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कोई अंतर ज्यादा है नहीं। अगर कांग्रेस दो गुटों में विभाजित है, अशोक गहलोत और सचिन पायलट, तो भारतीय जनता पार्टी 5 से ज्यादा गुटों में विभाजित है और हर व्यक्ति की लड़ाई एक ही है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री या मैं बनूंगा मुख्यमंत्री। कांग्रेस के साथ ऐसा लगता है कि अशोक गहलोत पूरी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव के अंत तक बने रहें, उनके चेहरे पर कांग्रेस चुनाव में जाए और वो ये कह सके कि मैंने जो शासन दिया वो इतिहास में कभी नहीं दिया। लेकिन उनकी जो नाकामियां हैं, जो भ्रष्टाचार है, जो कानून व्यवस्थाएं हैं, जो शिक्षा की हालत है और जिस तरीके से उनके मंत्रियों की जो फूट और बयानबाजी आ रही है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि कांग्रेस की राह बेहद मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि उनकी उपलब्धियां भले ही कुछ हो ना हो, विपक्ष में रहते उन्होंने कितने आंदोलन किए वो बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन कांग्रेस की नाकामियों के चलते हुए, असंतोष को चलते हुए और जिस तरीके से विद्रोह के सुर बार बार उठते हैं उनको देखते और सचिन पायलट के रोल को देखते हुए, जिस तरीके से बहुत सारे कांड हुए हैं, उदयपुर में कांड हुआ, करौली में हुआ, उन सब के आधार पर उन्हें लगता है कि हम उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए सत्ता में आएंगे। अब सवाल उठता है जो तीसरा पक्ष, यानी उनका क्या रोल हो सकता है। देखिए, तीसरे पक्ष में जो इस वक्त विधानसभा में है उसमें सबसे अहम किरदार है हनुमान बेनीवाल का, रोलपा जी। हनुमान बेनीवाल जाट नेता है, पिछली बार 3 विधायक उनके चुनकर आए और इस बार भी ऐसा लगता है कि उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए, हालांकि इस बीच में उन्होंने जनाधार बढ़ाया है, बड़े दौरे उन्होंने किए और जहां भी वो जाते हैं काफी भीड़ उनके दौरों में आती है जी। ऐसा लगता है कि वो एक बार पुनः 3 से लेकर के 6 या 7 सीटें शायद वो लेकर आएंगे। यानी उनका जो विधानसभा का जो जनाधार है, विधानसभा में सीटें हैं, वो पहले से कम तो नहीं होंगी जी। और वो अपना प्रतिनिधित्व तो बना के रखेंगे। ऐसे में अगर गवर्नमेंट में हक गवर्नमेंट आती है तो एक उनका रोल अहम हो जाता है जी। बसपा का जहां तक सवाल है तो बसपा की 6 सीटें थी, लेकिन बसपा का दुर्भाग्य है कि वो अपनी सीटों को बरकरार रख नहीं पाते मायावती, और वो पहले भी यही हुआ, इस बार भी हुआ कि सारी के सारी सीटें जाकर के और कांग्रेस से मिल गई। अब बसपा जब चुनाव लड़ेगी तो प्रश्न यही उठता है कि बसपा के जो कोर वोटर है, अपने कोर वोटर जो खिसकता नहीं है जी, उस कोर वोटर के सामने कैसे जाएगी, वहां पर क्या बताएगी, और क्या कोर वोटर इतना ही ट्रस्ट रखेगा अभी भी कि हम जिसको वोट देंगे जीत करके वापस वो किसी पार्टी मिल जाएगा। ऐसे में वो कोर वोटर के ऐसा तो नहीं है कि छिटक करके किसी और दल के पास चला जाएगा। तो बसपा का भविष्य वहां से तय होगा। लेकिन राजस्थान की राजनीति में 2023 में एक कारक और होगा, वो है अन्य दल, जो वर्तमान में राजस्थान की विधानसभा में नहीं है लेकिन जो प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, जो पुरजोर चुनाव लड़ेंगे। उसमें सबसे अहम दल होगा आम आदमी पार्टी जी। देखिए, आम आदमी पार्टी ने 2018 में चुनाव लड़ा, लेकिन बहुत ज्यादा वोट उनके पास आए नहीं, या कहा जा सकता है कि कोई बहुत पुरजोर तरीके से उन्होंने वहां पर फाइट किया नहीं। उनके पास कोई बहुत बड़े बड़े चेहरे नहीं थे और कोई बहुत बड़ी स्ट्रेटजी उनके पास में नहीं थी। 2023 में सिचुएशन बिल्कुल बदल रही है जी। वो इसलिए बदल रही है क्योंकि 2018 और 2023 यानी 5 वर्षों में आम आदमी पार्टी का जिस तरीके से प्रादुर्भाव होने के बाद विस्तार हुआ, दिल्ली में लगातार 3 बार जीते, पंजाब में सुपड़े साफ कर दिए कांग्रेस भाजपा के, अब गुजरात का चुनाव है और गुजरात में आज की तारीख में लगता है कि वहां भी एक अच्छी खासी सफलता हासिल होगी। तो ये जो ट्रैक चला आ रहा है, उस ट्रैक के बाद में उस ट्रैक का असर राजस्थान में पड़ेगा जी। और गुजरात के जो चुनाव होंगे उसका राजस्थान में असर पड़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान की राजनीति में आम आदमी पार्टी अगर अपना संगठन विस्तार वहां पर कर पाती है और जो रिजल्ट होंगे वहां पर, क्योंकि राजस्थान का बॉर्डर गुजरात से टच होता है, तो शायद आम आदमी पार्टी भी वहां पर एक अहम रोल होगी। इसके बाद में जो दूसरे दल है, आप समाजवादी पार्टी ले सकते हैं या आप टीएमसी भी शायद वहां कोशिश कर रही है, हालांकि ऐसा लगता नहीं उनका कुछ होगा। तो इस तरह के दल भी अपनी आजमाइश कर सकते हैं, लेकिन उनका अगर बहुत ज्यादा रोल ऐसा होगा नहीं। तो समग्र रूप से 2023 के अंदर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस परंपरागत प्रतिद्वंदी है, रोलपा जैसे दलों का कुछ विस्तार हो सकता है, और आम आदमी पार्टी अगर अपनी पूरी स्ट्रेटेजी के साथ लड़ सकती है तो सबको चौंकाते हुए भारत के अन्य राज्यों की तरह एक वहां पर उबाल ला सकती है। ऐसा मुझे 2023 का परिदृश्य राजस्थान की राजनीति का लगता है जी। देखिए, जिस तरह से कांग्रेस में आंतरिक गुटबाजी है, बीजेपी में आंतरिक गुटबाजी है, तो क्या लगता है कि 2023 के चुनावों में इन दोनों पार्टियों को इसका नुकसान हो सकता है और एक तीसरी पार्टी यहाँ पर अपनी सरकार बना सकती है? बिल्कुल, मैं वही आपको कह रहा हूँ कि कांग्रेस के अंदर जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत की फुटअव्वल है जी, वो और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि अब सचिन पायलट खत बताने लगे हैं। उनके जो प्रशंसक हैं, उनके जो समर्थक हैं, उनके जो विधायक साथ में रहे हैं, वो खत बताने लगे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि चुनाव का सिर्फ 1 साल बचा है,
उसके पहले आचार संहिता लग जाएगी तो 1 साल से कम समय जी। बचेगा। अगर अब कुछ नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा? जी। तो ऐसे में उनका जो पेशेंस है जी। वो अब जवाब देने लगा, और उसी का परिणाम था जो सचिन पायलट ने बयान वहां पर जी दिया। बिल्कुल। अशोक गहलोत का जहां तक सवाल, अशोक गहलोत ने जिस तरह चौसर वहां बिछाई है, हम्म। उस चौसर में से गोटियां उठा पाना ना खड़गे के लिए संभव है, ना राहुल के लिए संभव है, ना सोनिया के लिए संभव है। जी। जिस तरीके से उन्होंने पूरी एक जाजम वहां बिछा दी है, उसमें अशोक गहलोत पूरी तरह कॉन्फिडेंट है कि 2023 का जो विधानसभा का चुनाव होगा वो चुनाव अशोक गहलोत के नाम पर लड़ा जाएगा, अशोक गहलोत के काम पर लड़ा जाएगा, अशोक गहलोत की स्ट्रेटेजी पर लड़ा जाएगा, और अशोक गहलोत जिनको चाहेंगे उन सिपह सालारों के दम पर लड़ा जाएगा। जी। तो कांग्रेस की हालत ये है। भारतीय जनता पार्टी की हालत उससे बुरी है, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी में सतीश पूनिया है, एक तरफ वसुंधरा राजे सिंधिया है, एक तरफ शेखावत है, गजेंद्र शेखावत, वो वहां तैयारी कर रहे हैं। जो नेता उप प्रतिपक्ष है राजेंद्र राठौड़, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोग और मैदान में कूदेंगे। बहुत सारे नाम बीच में आते हैं कि ओम बिरला का नाम भी कभी उछलता है वहां पर, कभी किसी और का नाम उछलता है, तो बहुत सारी चीजें वहां पर हैं। जी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने निश्चय ये किया कि हम कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं देंगे, मुख्यमंत्री का चेहरा होगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ा जाएगा नरेंद्र मोदी के नाम पर। जी। तो हालत इनकी भी अच्छी नहीं है। लेकिन दोनों दलों को देखिए, भारतीय जनता पार्टी को आशा ये है कि जो एक सिस्टम वहां पर है कि एक बार तू एक बार मैं, तो इस बार हमारा दावा बनता है। कांग्रेस को कहीं ये लगता है कि ये जो आपसी फूट बीजेपी की है, वसुंधरा मानने वाली नहीं, पूनिया छोड़ने वाले नहीं, शेखावत कूदने से मानेंगे नहीं, राठौड़ अपना दावा छोड़ेंगे नहीं, तो उस समय बिल्ली के भाग्य से छीका टूटेगा और कांग्रेस के फेवर में सरकार बनेगी। जी। दोनों दलों की स्ट्रेटेजी ये है। लेकिन फिर अगर गुजरात की तरह आम आदमी पार्टी ने सवाल उठा दिया कि पिछले 50 सालों से आप ही तो शासन कर रहे हैं, स्कूलों की हालत क्या है, कानून व्यवस्था की हालत क्या है, हॉस्पिटल्स की हालत क्या है, रोजगार की हालत क्या है, अगर ये सारे सवाल यहां भी सर उठाने लगे जी। तो फिर आम आदमी पार्टी की तरह जो तीसरा दल होगा, निसंदेह वो चुनौती भी पैदा करेगा और इनके लिए तकलीफ भी पैदा करेगा। परिणाम क्या होगा, इसके लिए आपको 2023 का इंतजार करना होगा, या ये जो दल है वो दल किस तरीके से संगठित रूप से आते हैं, कितना जोर लगाते हैं और किस तरह की योजना बनाकर लाते हैं, उसके ऊपर आधारित होगा कि ये दोनों दल आपस में लड़ेंगे या फिर इन दोनों दलों को परेशानी पैदा करने के लिए आम आदमी पार्टी या रोलपा जैसा कोई दल आकर के इनके सामने खड़ा हो जाए। जी। हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव है और दोनों ही पार्टियां पुरजोर कोशिश कर रही हैं कि वो वहां पर सरकार बना ले। तो आपको क्या लगता है कि आगामी राजस्थान के जो विधानसभा चुनाव है, इनका इस पर कितना असर पड़ेगा? देखो, आंचल 100% असर पड़ेगा। जी। असर इसलिए पड़ेगा क्योंकि जो भारत की राजनीति है जी। वो कहीं न कहीं सेंटीमेंट और भावनाओं से चलती है। जी। और जब सेंटीमेंट चेंज होना शुरू होते हैं तो जो बॉर्डर्स एरिया होते हैं या स्टेट होते हैं वहां असर पड़ता है। देखिए, पंजाब में चुनाव हुए, आम आदमी पार्टी वहां जीती, तो सीधा सीधा जो उसका असर है वो गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर, ये जो पूरी बेल्ट है वहां पर इसका असर आ रहा है। जी। अब गुजरात में चुनाव होते हैं और गुजरात में चुनाव में अगर आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है वहां पर, तो उसका सीधा असर होगा जो बांगड़पुरा है, जो उदयपुर का पूरा एरिया है, उसके ऊपर असर होगा। कांग्रेस का पंजाब में बुरा हाल होना और उसके बाद गुजरात में बुरा हाल होना, वो सीधा असर डालेगा हनुमानगढ़, बीकानेर, गंगानगर और पूरा उदयपुर बेल्ट के अंदर। तो कांग्रेस को वहां पर नुकसान उसका होने वाला है। तो ये चीजें 100% डालेगी। जब आम आदमी पार्टी के साथ फेवर क्या हो रहा है कि पंजाब में चुनाव जीतने के बाद में आपका जो बॉर्डर स्टेट है गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, वो कवर होता है, यानी वहां पर सेंटीमेंट ठीक है। गुजरात में ये तय है कि आम आदमी पार्टी गैनर रहेगी क्योंकि वहां 0 सीटें अब तक रही है। ठीक है। तो उसका असर उदयपुर में होगा। उसके बाद चुनाव होंगे कहां पर, मध्य प्रदेश के अंदर। तो मध्य प्रदेश के जब चुनाव होंगे तो जो हाड़ौती एरिया है, कोटा का जो एरिया है, वो लगता हुआ है मध्य प्रदेश से, उसका इंपैक्ट वहां पर आता है। तो जो वहां एक्टिविटीज होगी उसका असर वहां आएगा। फिर हरियाणा चुनाव की तैयारी शुरू होगी, तो हरियाणा में जो एक्टिविटी शुरू हो जाएगी गुजरात के बाद में, उसका असर जो अलवर और उधर का जो एरिया है, भिवाड़ी उस तरफ जो एरिया, उसके ऊपर वहां असर आना शुरू होगा। तो बॉर्डर एरिया जो आप है वो कवर करेगी वहां पर। इस एरिया में कांग्रेस के कमजोर होने का मतलब है कि इस एरिया के जो आसपास के जिले हैं और वहां जो विधानसभा सीटें हैं वो कांग्रेस लूज करेगी। तो एक तरह से यहां जो चुनाव होंगे वो 100% राजस्थान की राजनीति में असर डालेंगे। और एक चीज और नोट करिए आप कि राजस्थान की राजनीति कुछ इस तरह की है कि हमेशा एक दल, यानी पिछली बार भी कांग्रेस 99 पे अटक गई थी, हमेशा कई बार ऐसा होता आया है कि अगर हंग गवर्नमेंट आती है और इस तरह की सिचुएशन बनती है तो जो तीसरा दल है उसका रोल बहुत अहम हो जाता है। तो इसलिए गुजरात चुनाव, हिमाचल के चुनाव और आने वाले कल में जो चुनाव है
चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, राजस्थान को, असर यहाँ पर राजस्थान में डालना ही डालना है। जी, आपने तीसरे दल की बात की, आम आदमी पार्टी की भी बात की, लेकिन जिस तरह के वर्तमान हालात हैं उसमें आम आदमी पार्टी बहुत ज़्यादा सक्रिय नज़र आती नहीं है। तो क्या ये गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव के बाद राजस्थान में सक्रिय होगी? केजरीवाल को नहीं लगता है कि राजस्थान में उनका कुछ हो सकता है? नहीं, आप देखिए, आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने का तरीका आपको समझना होगा। जी, आम आदमी पार्टी से 10 साल पुरानी पार्टी है और 10 वर्षों में जो अचीवमेंट है जी, वो बताता है कि अचीवमेंट 10 वर्षों के हिसाब से बहुत ज्यादा है। जी, तो आप ये कल्पना तो नहीं कर सकते कि आम आदमी पार्टी का हर स्टेट के अंदर संगठन उस स्तर पर होगा जिस स्तर पर कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी का जी, है। लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ होता क्या है कि संगठन कमजोर होने के बावजूद भी अपना एक ओरा वो लेकर जाते हैं, अपना एक प्लान लेकर जाते हैं दिल्ली मॉडल का, जिसमें जी, शिक्षा है, स्वास्थ्य है जी, और रोजगार है, ये सब चीजें वहां लेकर जाते हैं। तो वहां पर संगठनात्मक रूप से भले मजबूत ना हो, लेकिन जो विचारधारा है जी, वो उस मजबूत विचारधारा को लेकर जाते हैं कि एक लहर वहां पर पैदा होती है। और देखिए, राजनीति में क्या होता है, दो तरीके से चुनाव लड़े जाते हैं। एक जो भारतीय जनता पार्टी लड़ती है, कांग्रेस बहुत पुराना दल है कि उन्होंने पन्ना प्रमुख बना रखे हैं, हर बूथ पर वो है, तो वो एक तरह से टेप टू टेप यानी घर घर में जाकर दस्तक देते हैं। लेकिन राजनीति का एक और है अंडर करंट। जब राजनीति में मुद्दे बड़े हो जाते हैं, अगर आपने शिक्षा का मुद्दा बड़ा कर दिया, अगर आपने स्वास्थ्य का मुद्दा बड़ा कर दिया, अगर आपने रोजगार का मुद्दा बड़ा कर दिया, और आपने जिस तरह राजस्थान में हालत है क्राइम की और बेरोजगारी की और भ्रष्टाचार की, अगर उसको आपने ओवरलैप कर दिया, तो जो अंडर करंट बहता है वो इटसेल्फ वोटों में कन्वर्ट होता है। और आम आदमी पार्टी जब किसी स्टेट में जाती है तो उस अंडर करंट को ही वो साथ लेकर जाती है। तो अगर राजस्थान में भी उसी स्ट्रेटेजी को लेकर गए और जनता को लगने लगा कि हम इन दोनों दलों को वोट देंगे लेकिन नतीजा कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने वोट देके दिया, तो पाया क्या, हालत तो खराब है हमारे यहाँ पर। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी जैसी जो नई पार्टी है वो भी वो कुछ कर देती है जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर पाते। तो इनका जो अपना स्ट्रेटेजी है वो जब लेकर जाते हैं तो एक बहाव बहता है, एक सैलाब आता है। जब केजरीवाल आते हैं और जब तिरंगा यात्रा निकालते हैं, उसके अंदर जो कई किलोमीटर लंबी यात्राएं निकलती है, वो जो माहौल पैदा करती है, वो माहौल किसी भी संगठनात्मक ढांचे की जो कमियां है उसको ढक देती है और वोटों में परिवर्तित कर देती है। जी, योगेंद्र जी, यहाँ पर एक सवाल और पैदा होता है कि 2023 के चुनावों में क्षेत्रीय दलों की कितनी भूमिका होगी, क्योंकि देखा गया है कि राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस, ये ही दो मुख्य दल है, तो इसमें क्षेत्रीय दल कितना बेहतर 2023 में कर सकते हैं? देखिए, क्षेत्रीय दल का बेहतर करने का जहां तक सवाल है, जी, अगर क्षेत्रीय दल कुछ करेंगे इसमें तो कोई शक नहीं है। जी, अब जनता अगर ये देखती है कि दोनों दलों को लाने से कोई फायदा है नहीं, उसके दिमाग में अगर ये हो जाता है कि दोनों दलों को लाने से कुछ स्थिति सुधरेगी नहीं, ये उसी परंपरागत ढांचागत राजनीति को लेकर आकर जाएंगे, ये भावना अगर क्रिएट हो जाती है तो फिर क्षेत्रीय दलों की जो भूमिका है वो अपनी जगह पर बढ़ जाती है। आम आदमी पार्टी को चूंकि हम लोग इसलिए क्षेत्रीय दल नहीं मानते क्योंकि आम आदमी पार्टी पंजाब में है, दिल्ली में है, गोवा में 2 सीटें हैं, गुजरात के अंदर अच्छा रिजल्ट होने की उम्मीद है, और अब चूंकि राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर अग्रसर है और गुजरात चुनाव के बाद पूरी उम्मीद है कि राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी, तो उसके बाद क्षेत्रीय दल से हम अलग कर देते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की टक्कर में आकर खड़ी हो सकती है। क्षेत्रीय दल का मतलब है कि आप रोल पाप ले सकते हैं और बाकी जो दल ले सकते हैं, उनका अपना अपना एक पॉकेट वहां पर है, और उस पॉकेट में जो जातिगत समीकरण है, उनको ऐसा लगता है कि हमारा आदमी विधानसभा में जाने का मतलब या हमारी जाति का गणित ऊपर होने का मतलब है कि हम कम से कम अपने काम करवा सकते हैं। तो उनका रोल अपनी जगह रहेगा, तो कम ज्यादा हो सकता है। और अगर हंग गवर्नमेंट आ जाती है जैसा कि पिछली दफा आया या उसके पहले आई है, तो ऐसे में जो क्षेत्रीय दल है उनका रोल वहां पर ज्यादा हो जाता, तो क्षेत्रीय दल का कम या ज्यादा रोल रहेगा जरूर। अब ये अलग बात है कि जनता में अंडर करंट बह जाए कि हमें तो हर हालत में इस दल को लेकर आना है, तो अगर वो भावना चारों तरफ बह जाती है तो फिर क्षेत्रीय दलों को नुकसान होता है, वो समाप्त प्राय हो जाते हैं और एक दल की तरफ एक विशालकाय बहुमत अग्रसर हो जाता है। लेकिन ये अभी कहना जल्दी है, थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा। चुनाव के 3 से 4 महीने पहले हम राजनीतिक चश्मे से इसका आकलन कर सकते हैं। जी, जी। कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का दूसरा विकल्प है, और ये दिल्ली में देखने को मिला, इसके बाद पंजाब में देखने को मिला, और जिस तरह से कांग्रेस में वर्तमान स्थिति में कांग्रेस के जो मंत्री हैं वही अभी सरकार पर, अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, तो क्या लगता है कि राजस्थान में आम आदमी पार्टी कांग्रेस का दूसरा विकल्प बन सकती है? बिल्कुल, जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसके हिसाब से मैं ये नहीं कहूंगा कि कांग्रेस का दूसरा विकल्प बन सकती है जी। और इस सवाल को थोड़ा सा मोल्ड करते हुए हम कह सकते हैं कि क्या आम आदमी पार्टी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी से लड़ने वाला दूसरा दल बन सकता है, जैसा गुजरात में भी परिलक्षित हो रहा है। तो जैसा मैंने पहले भी आपको कहा कि निसंदेह
देखिए राजस्थान की राजनीति वैसे अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत मुफीद है। मुफीद इसलिए है क्योंकि कांग्रेस में झगड़े चरम स्तर पर हैं जी और कांग्रेस में अगर ये झगड़ा नहीं सुलझा तो सचिन पायलट किसी भी हालत में अशोक गहलोत को वापस सत्ता में आ जाए जी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और चाहे वो पार्टी का नुकसान हो तो कुछ खेल जरूर होगा। जी अगर कहीं अशोक गहलोत को लगा कि सचिन पायलट वापस से पावर में आ सकते हैं तो भले ही पार्टी का नुकसान हो जाए जी। पर सचिन पायलट को रोकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जी अब जब जनता देखेगी कि दोनों एक रोटी के लिए बंदर की तरह दांत काटी लड़ रहे हैं तो जनता में एक नेगेटिव भाव जाता है। जी। पहली बात, आपने काम नहीं किया, राजस्थान के हालात खराब हैं, भारतीय जनता पार्टी इतने साल शासन में रही उसके बाद भी कोई स्थितियां सुधरी नहीं है। जी तो अगर उनको लग जाता है कि दोनों दलों को लाने से कुछ नहीं होगा तो फिर यकीन मान के चलिएगा कि सिचुएशन बदलेगी और आम आदमी पार्टी के फेवर में यहाँ पर भी हो सकता है। जो एक नारा चलता है एक मौका केजरीवाल नू, जी तो अगर यही नारा यहाँ भी चल पड़ा कि राजस्थान में शिक्षा बेहतर करने के लिए, स्वास्थ्य बेहतर करने के लिए, रोजगार बेहतर करने के लिए एक मौका केजरीवाल नू, अगर ये यहाँ पर चल पड़ा तो निस्संदेह दोनों दलों के लिए परेशानी हो सकती है। और राजस्थान में भी आम आदमी पार्टी, जो आज हम सोच रहे हैं, जो ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी इन दोनों के फाइट में इस वक्त नहीं है, वहां पर आ सकती है। और ऐसे में कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो निराश्रित भाव से आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं जिनसे बहुत लोग युवा सहमत नहीं होंगे, जो भी इनकी नीतियां हैं, वो वोट बैंक भी आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो सकता है। और अगर दोनों वोट बैंक शिफ्ट हो जाता है तो फिर आम आदमी पार्टी फाइट में आ जाती है, सेकंड पोजीशन यानी बीजेपी के सीधे समानांतर लड़ाई में आ जाती है और तब परिणाम किसी भी दिशा में जा सकता है। जी योगेंद्र जी, अंतिम सवाल यही है कि राजस्थान में अभी सरदार शहर में उपचुनाव होने वाले हैं और इनका कितना असर राजस्थान के चुनाव में देखने को मिलेगा। और सतीश पूनिया ने जिस तरह से कहा कि कांग्रेस जो है वो उपचुनाव जीतती है और बीजेपी जो है वो मुख्य चुनाव जीतती है, तो क्या बीजेपी हार मान चुकी है और क्या ये इशारा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, बीजेपी शेल्टर ले रही है जी, क्योंकि उपचुनाव का गणित सीधा रहता है कि जो वहां की जनता है उसको लगता है कि विपक्षी दल का प्रत्याशी जिताकर हमें कुछ हासिल होगा नहीं। 1 वर्ष का समय बचा है, वादे बहुत होंगे, तो उन वादों को अगली बार चुनाव जीतने के लिए जो सत्ताधारी दल है पूरा जरूर करेगा। तो सामान्यतः देखा जाता है कि उपचुनाव के अंदर वो वोटर्स जो सत्ताधारी दल है उसके साथ जुड़ जाता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि सबसे खराब शासन रहा है कांग्रेस का, और जैसे ही ये कांग्रेस यहाँ पर जीतेगी तो भारतीय जनता पार्टी पर अटैक करना शुरू करेगी कि हमको मैंडेट दे दिया है जनता ने कि हमें अगला चुनाव जीतना है। तो वो जो हार उपजेगी उससे बचने के लिए पहले ही ये बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुरू हो गई है कि हम पुरजोर तरीके से लड़ेंगे, लेकिन उपचुनाव का चूंकि एक भावनात्मक मुद्दा रहता है तो असर होता है, तो इसलिए वो पक्ष में जा सकते हैं। एक शेल्टर वो ले रहे हैं यहाँ पर। तो ये भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं परोक्ष रूप से, और ये भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है आश्चर्य किस तरह का बयान वो क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो ये कहना चाहिए था कि कांग्रेस को हराकर और बदलाव की शुरुआत यहां से करनी चाहिए और ये बताना चाहिए कि कांग्रेस अब तेरे दिन जाने वाले हैं। लेकिन चूंकि उन्हें कहीं के अंदर लगता होगा कि भारतीय जनता पार्टी को कि कांग्रेस यहां पर विजय हो सकती है, जैसे एक सेंटीमेंट रहते हैं अक्सर उपचुनाव के अंदर, तो अभी से उसको बचाव के लिए वो इस तरह का बयान देने लगे हैं। तो ये बयान ये बताता है कि कहीं न कहीं कांग्रेस वहां पर ज्यादा मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी सरदार शहर में कहीं न कहीं अंदर खाने से लगता है कि वो लूज कर रही है। बिल्कुल, राजस्थान का किंग कौन होगा ये तो 2023 के चुनाव में ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जिस तरह के हालात हैं उन पर हमने योगेंद्र गुप्ता से बात की और विस्तार से उन्होंने वर्तमान हालातों के बारे में हमें बताया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राजस्थान तक। नमस्कार।